नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, इतिहास का नवा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, और ये हमारा हिस्ट्री का नवा वीडियो है। अगर दोस्तों इससे पहले कि आपकी 8वीं क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने किसके बारे में पढ़ा था, आपके मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में पढ़ा था। और इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इसके समय में एक नए पद का आपके गठन हुआ था इसके आपके अधिकार को कम करने के लिए, और उस पद का नाम था नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात। और ये पद क्या था, किस प्रकार इस पर नियुक्ति हुई, क्या बातें थी इंपॉर्टेंट, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों के आपके इस पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर लिखा रहेगा कि इस वीडियो की प्लेलिस्ट, जाकर देख लेंगे तो आपको शुरू से लेकर पूरी वीडियो मिल जाएगी। जाकर 8 वीडियो देख लीजिए, फिर 9वीं क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आज की 9वीं क्लास में पढ़ने वाले आपके किसके बारे में, आपके किसके बारे में, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद। पहली बात तो इसका शासनकाल परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो इसका शासनकाल है आपके 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक। 46 से लेकर 65 आपके एडी तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया कि यह कितने वर्षों तक आपके शासन किया। तो दोस्तों इसका जो अगर बात करते कितने वर्षों तक इसने शासन किया, तो आपके 19 वर्ष तक, 19 वर्ष का इसका पूरा कार्यकाल आपकी रहा। दोस्तों बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखकर लिखेंगे कि आपके जो इल्तुतमिश थे, जो आपके इल्तुतमिश थे, तो इल्तुतमिश का जो आपका दोस्तों को पुत्र था उसका भी नाम आपके नासिरुद्दीन महमूद था। मैं यन और यम लिख दे रहा हूँ, यन से आपके नासिरुद्दीन और यम से महमूद, ऊपर लिखा है आप इसको लिख लीजिएगा। तो आपके इल्तुतमिश का पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, और इसका भी जो पुत्र हुआ उसका भी नाम आपके इसने नासिरुद्दीन महमूद ही रखा। तो कह सकते हैं कि जो नासिरुद्दीन महमूद जो आपके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा है, किसके बाद, आपके बहराम आपके अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद, वह आपके इल्तुतमिश का किसका था, इल्तुतमिश का आपके पौत्र था। क्या था दोस्तों, आपके पौत्र था। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है कि आपके नासिरुद्दीन महमूद किसका पौत्र था, तो आपके इल्तुतमिश का पौत्र था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया। दो के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला कि शासनकाल से, दूसरा कि कितने वर्षों तक रहा, और तीसरा कि यह इल्तुतमिश का पौत्र था। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद शासनकाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप क्या याद रखेंगे कि 1246 से लेकर आपके 65 ईस्वी तक। बात करते हैं दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद के आपके स्वभाव की, तो यह दोस्तों आपकी बात करते हैं जो आपके शांति प्रिय शासक था। शांति प्रिय मतलब कि दोस्तों आपके झगड़ेलू स्वभाव का नहीं था, आपके शांति प्रिय आपके शासक था। हालांकि जितने मुसलमान शासक हुए हैं लगभग सभी कट्टर थे, लेकिन यह शांति प्रिय शासक था। और इसके स्वभाव की बात करते हैं दोस्तों आपके यह मधुर और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। मधुर एंड धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। कथन के रूप में परीक्षा में पूछ लिया जाता है आपके नासिरुद्दीन महमूद के बारे में 3 कथन दे देंगे कि शांतिप्रिय शासक था, मधुर और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। तो ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। स्वभाव, मधुर और धार्मिक क्या दोस्तों के स्वभाव था। अब बात कर लेते हैं इसका कार्य क्या था। दोस्तों बात करते हैं आपके इसके कार्य की, तो दोस्तों खाली समय में दोस्तों ये आपके कुरान की जो आयतें होती हैं उसकी नकल करता था। कुरान की आयतों की क्या करता था दोस्तों, कुरान की आयतों की नकल करता था। कुरान की आयतों की नकल करता था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको समझना चाहिए दोस्तों कि भारत में अभी आप जो देखते हैं, जो आपके प्रिंटर आप नहीं देखते, आप अभी प्रिंटर देखते होंगे। प्रिंटर क्या होता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी पेज की आपको अगर क्या आपकी फोटो कॉपी करानी है तो वो पेज लाकर उसमें डालते हैं तो एक नया पेज उसी प्रकार से आ जाता है। लेकिन पहले यह प्रिंटर आपके नहीं था। क्या था दोस्तों, पहले यह प्रिंटर नहीं था। तो आपके जो कुरानें होती हैं फिर अतिरिक्त चीज़ें होती हैं, उसका 1 से 2 कॉपी कैसे बनती थी, तो उसे स्वयं लोग लिखते थे। तो उसी प्रकार का कार्य करता था आपके नासिरुद्दीन महमूद।
जब यह खाली रहा करता था तो कुरान की जो आयतें होती थी उसका नकल करता था, मतलब कि उसके के डबल कॉपी बनाता था। यह आपका इसके खाली समय का कार्य था। ये इंपॉर्टेंट तरीके था, आप याद रखेंगे। तो पहली बात याद रखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद आपके शांति प्रिय शासक था। दूसरी बात की मधुर और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। और तीसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा व्यक्ति था जो खाली समय में कुरान की आयतों की नकल करता था, तो आप कहेंगे कि वह नासिरुद्दीन महमूद था। तो इतनी बातें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। प्रिंटर की बात करते हैं तो दोस्तों प्रिंटर भारत में लाने का श्रेय आपके पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है, आपके पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम भारत में आपकी प्रिंटर को लाया था। यह आपके प्रिंटर सर्वप्रथम जर्मनी में बना था और प्रिंटर आपके भारत में लाने का श्रेय आपके पुर्तगालियों को दिया जाता है। और इससे पहले आपकी कुरान की आयतों की नकल करने का कार्य आपके नासिरुद्दीन महमूद का था। मुझे लगता है इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुरान की आयतों की जो नकल करता था, इसे नकल करने के बाद उसमें आपकी बेचता था। नकल करने के बाद क्या करता दोस्तों, नकल करने के बाद इसे बेचा करता था। इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्स बनाइएगा कि आपके नासिरुद्दीन महमूद कुरान की आयतों की नकल कर उसे बेचा करता था और इससे जो आपके धन प्राप्त होता था, इससे जो प्राप्त धन होता था, इससे ही वह अपना जीविकोपार्जन चलाता था। जीविकोपार्जन का अर्थ होता है दोस्तों कि आपके जीवन के लिए, जीवन के उपार्जन के लिए, मतलब जीवन चलाने के लिए जो आपके जीवन चलाता था, किससे, आपके कुरान की आयतों की नकल करता था, उसे नकल करने के बाद बेचा करता था, उससे जो उसे धन प्राप्त होता था, उससे ही वो अपना जीवन चलाता था। यह इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। अब आगे चलते हैं, इस बात को समझेंगे दोस्तों। एक आपके लेखक मैंने बताया था आपकी इल्तुतमिश के समय में कि उसका आपके दरबारी लेखक था और उसका नाम था मिनहाज उस सिराज। अगर आपने पिछला वीडियो लिया होगा इल्तुतमिश वाला, हमने 3 वीडियो में इल्तुतमिश को पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि मिनहाज उस जो सिराज था, यह आपके इल्तुतमिश का दरबारी आपके लेखक था। इल्तुतमिश का दरबारी लेखक पीछे हमने इसको बताया है। और मैंने वहाँ पर बताया था कि इसका एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ था, इसकी एक इम्पॉर्टेंट लेख थी, एक इम्पॉर्टेंट रचना थी और इस इम्पॉर्टेंट आपकी क्या थी, आपकी पुस्तक थी जिसका नाम है आपके तबकाते नासिरी। पूछ लिया जाता है परीक्षा में कई बार कि तबकाते नासिरी किसकी पुस्तक है। तो आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि आपके ऑप्शन एक दे दिया आपकी चाणक्य, एक ऑप्शन दे दिया आपकी कल्हड़, एक ऑप्शन दे दिया आपके किस ऑप्शन दे दिया, सोम दे दिया और एक ऑप्शन आपको दे दिया मिनहाजुस सिराज। तो कहेंगे कि मिनहाजुस सिराज बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तबकाते नासिरी का क्या है, यही आपके लेखक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आपकी जो तबकाते नासिरी है, ये आपके इल्तुतमिश के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि इसका दरबारी लेखक था। और दोस्तों आपके नासिरुद्दीन महमूद, यह नियम लिख दे रहा हूँ, नासिरुद्दीन महमूद के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी को दोस्तों इसने अपनी ये पुस्तक पे समर्पित की थी। अगर पूछे क्वेश्चन कि मिनहाजुस सिराज तबकाते नासिरी नामक पुस्तक किसको समर्पित की थी, तो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी और इसी के लिए ही दोस्तों यह पुस्तक लिखी थी। इसको अगर आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो फिर नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कई सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई मिनहाजुस सिराज के बारे में। जितनी बातें यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ उसका एक नोट बुक बनाइएगा और सारी चीज़ें नोट करिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। और जितनी बातें हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो मॉक टेस्ट होगा, ये आपके जब गुलाम वंश खत्म होगा तो हम इसका पूरा मॉक टेस्ट लेंगे और जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सारे एमसीक्यू के फॉर्म में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो पूरा आपके मैटर कंप्लीट करने के बाद जो गुलाम वंश है, पूरा गुलाम वंश कंप्लीट करने के बाद आपके पूरे 50 क्वेश्चन हम बनवाएंगे और उसका क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग इसको सही से पढ़े रखेंगे तो उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर देंगे। और हमारे जितने CHS के विद्यार्थी हैं वो भी इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और UPSI के लिए तो रामबाण आपकी क्लास है ही है। देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझते हैं कि इसके शासनकाल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या रही, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही शासनकाल की। तो इसके शासनकाल की सबसे बड़ी दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही कि बलबन की बात कर रहे थे हम, आपके बहाउद्दीन बलबन की। तो बलबन जो है दोस्तों, बलबन का तेजी से एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरना इसके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। इसको आप लिख लीजिए, बलबन का तेजी से एक आपके राजनीतिक ताकत के रूप में उभरना।
तो ये पहली बात आप समझ लेंगे कि इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि बलबन का तेजी से एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरना। बात करते हैं दोस्तों आपके नासिरुद्दीन महमूद की, तो ये आपकी गद्दी पर स्वयं बैठा था, लेकिन अपनी जो आपके पॉलिटिकल जो पावर थी, राजनीतिक जो ताकत थी, राजनीतिक जो शक्ति थी, वो आपकी बढ़ा रहा था बलबन, और बलबन पूरे आपके साम्राज्य को एक प्रकार से चलाने लगा था, गद्दी पर भले ही नहीं बैठा था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, इस बात को क्या रखेंगे, इंपॉर्टेंट तरीके से रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसके समय में बलबन ने अपनी आपकी पॉलिटिकल पावर को, राजनीतिक ताकत को बढ़ाने में आपकी सफलता प्राप्त की। तो कहेंगे नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन समझिएगा कि आपके दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसके समय में बलबन ने अपनी राजनीतिक ताकत को अत्यंत अधिक बढ़ा लिया। तो कहेंगे, क्या कहेंगे, नासिरुद्दीन महमूद। और इस बात को आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपके नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद, दोस्तों इसने आपके बलबन से खुश होकर कि उसने आपकी इसकी पूरी आपकी जिम्मेदारी उठा ली है, बलबन से खुश होकर बलबन को एक आपके उपाधि दी थी। परीक्षा में कई बार पूछा है, और जितनी बातें हमने बताई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको एक उपाधि दी थी। तो आपके नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि, किसकी आपकी उपाधि, उलूग खां की उपाधि, उलूग खां की उपाधि प्रदान की। देखिए, तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन से खुश होकर उसे उलूग खां, किसके आपके उलूग खां की उपाधि प्रदान की। पहला क्वेश्चन परीक्षा में 25 बार कम से कम पूछा गया है कि उलूग खां की उपाधि किसको प्रदान हुई थी या फिर किसने धारण की थी। तो कहेंगे कि आपके बलबन ने। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की। तो कहेंगे आपके नासिरुद्दीन महमूद की। तीसरा क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया कि नासिरुद्दीन महमूद ने किसको उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो किसको, आपके बलबन को। समझ गए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों क्या किया, इसके बाद दोस्तों आपके जो आपके नासिरुद्दीन महमूद हैं, इन्होंने बलबन को एक पद दिया आपके, जिसके पद के बारे में हमने पीछे आपके जिक्र किया है कि अमीर ए हाजिब का पद। जब हमने आपके रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था आपके 6वीं क्लास में, 6वीं या फिर 7वीं क्लास में, तो अमीर हाजिब का पद मैंने बताया था कि अमीर हाजिब का पद होता है आपके दरबारी शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति, दरबारी शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति, दरबारी शिष्टाचार देखने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि अमीर हाजिब। और रजिया सुल्तान ने यह पद दिया था कि इख्तियारुद्दीन एतगीन को। आपको पीछे याद रखेंगे तो याद होगा, अगर आपने नोट्स बनाए तो अपने पिछला नोट्स की पलटेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अमीर हाजिब का पद रजिया सुल्तान ने एक सरदार को दिया था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन एतगीन, और अमीर हाजिब का अर्थ होता है दरबारी शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति। और अब दोस्तों जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसने आपके बलबन को यही पद दे दिया। किसका पद दे दिया, अमीर हाजिब का पद दे दिया। अगर क्वेश्चन पूछिए कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा पद दिया, तो कहेंगे कि अमीर हाजिब का पद दिया। समझ गए, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि 1249 ईस्वी में, आपके 1249 AD में, 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद जो हैं, नासिरुद्दीन महमूद के साथ नासिरुद्दीन महमूद संग, मैं लिख दे रहा हूँ साथ मतलब संग, बलबन की पुत्री की शादी कर दी। बलबन ने आपके नासिरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी, बलबन की पुत्री। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1249 ईस्वी में आपके जो बलबन है, इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी आपके नासिरुद्दीन महमूद के साथ। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और इस प्रकार से आपके जो बलबन की निकटता है, बलबन की आपके जो आपके सुल्तान के साथ जो बढ़ती निकटता, बलबन की सुल्तान के साथ बढ़ती निकटता को देखकर बहुत सारे आपके लोग इसके विरोध करने लगे कि आपके बलबन की निकटता सुल्तान के साथ बहुत ही अधिक बढ़ती जा रही है, और इसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। और यह षड्यंत्र किसने रचा, तो जो तुर्की सरदार हैं, तुर्की सरदारों ने आपके जो हैं, तुर्की सरदारों ने नासिरुद्दीन की जो माँ थी, नासिरुद्दीन मतलब नासिरुद्दीन महमूद जो शासक हैं, नासिरुद्दीन की जो माँ थी, नासिरुद्दीन की माँ और किसके साथ दोस्तों, और आप कुछ भारतीय मुसलमान के साथ, कुछ भारतीय मुसलमान।
तो आपके बलबन की सुल्तान के साथ बढ़ती निकटता को देखकर आपके जो तुर्की सरदार थे, तुर्की सरदारों ने आपके नासिरुद्दीन की माँ और कुछ भारतीय सुल्तानों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। कुछ भारतीय सुल्तानों के साथ, इन दोनों के साथ मिलकर आपके एक षड्यंत्र, तो एक षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया। और इसका नेता कौन बना दोस्तों? इसका नेता इंपॉर्टेंट करके पूछ लेता है आपके कि आपके बलबन के विरुद्ध जो आपके तुर्की सरदारों ने जो आपके नासिरुद्दीन माँ और कुछ भारतीय सुल्तान के साथ जो आपके एक षड्यंत्र रचा था, उसका नेता कौन था? तो उसका नेता कौन था दोस्तों? के आपके इसका याद रखेंगे कि आपके इमादुद्दीन रेहान दोस्तों, उसका क्या दोस्तों? इसका आपके नेता था, उसका आपके लीडर था। तो आपके बलबन की सुल्तान के साथ बढ़ती निकटता को देखकर आपके तुर्की सरदारों ने नासिरुद्दीन की मां और कुछ भारतीय मुसलमान के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। और उसका नेता किसको बनाया गया? उसका नेता बनाया गया आपके इमादुद्दीन रेहान को। किसको बनाया गया? इमादुद्दीन रेहान को बनाया गया। और इसके बाद क्या दोस्तों? इस षड्यंत्र के बाद क्या होता है? इनके द्वारा आपके जो आपके नासिरुद्दीन महमूद है, मैं यन और यम लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि नासिरुद्दीन महमूद को अपने प्रभाव में ले लिया इन्होंने। किसने? आपके इमादुद्दीन रेहान ने अपने प्रभाव में ले लिया। यही जो कहेंगे वही नासिरुद्दीन महमूद करेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचा गया। और इसके बाद जो दोस्तों आपके बलबन साहब हैं, जो आपके बलबन साहब थे, इनको इनकी जो पद थी, इनकी पद से विमुक्त कर दिया गया। पद विमुक्त कर इनको इनके पद से विमुक्त करके आपके हाँसी भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? हाँसी भेज दिया गया। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। तो एक जो दल बना जिसका नेता इमादुद्दीन रेहान बना, उन्होंने आपके पूरे सब लोगों ने मिलकर नासिरुद्दीन महमूद को अपने प्रभाव में ले लिया। और इसके ही द्वारा आपके बलबन को उसके जितने भी पद उसको दिए गए थे, अमीर हाजिब का पद देना और दरबार में उसे जो आपके पद जितने भी दिए गए थे, बड़े बड़े पद, उस पद से इसे विमुक्त कर दिया गया। और इसके बाद इसे हाँसी भेज दिया गया। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। लेकिन दोस्तों ये जो यह स्थिति है, यह आपके परंतु यह जो आपकी स्थिति है, परंतु जो यह स्थिति है यह बहुत दिनों तक बनी नहीं रह सकी। आपके बहुत दिनों तक बनी नहीं रह सकी। तो यह स्थिति बनी है कि आपके बलबन को उसके सारे पदों से विमुक्त करने के बाद हाँसी भेज दिया गया। ये जो पद बन गया, आपकी जो यह स्थिति बन गई कि नासिरुद्दीन महमूद को अपने प्रभाव में ले लिया जाए, उस आपके एक दल के द्वारा, जो आपके नासिरुद्दीन महमूद के माँ के द्वारा और कुछ भारतीय आपके मुसलमानों की द्वारा जो बनाया गया है, यह जो स्थिति रही यह बहुत अधिक दिनों तक बनी नहीं रह सकी। और 1254 ईस्वी में एडी में आपके बलबन को फिर से उसके पुराने अधिकार मिल गए। बलबन को उसके जो पुराने अधिकार थे, उनके ओल्ड जो पावर थी आपके पुनः मिल गई। समझ गए? और यह स्थिति आपके बदल गई। अब इसके बाद दोस्तों जो आपके बलबन आया, जब आपके बलबन आया तो इसने जो आपके इमादुद्दीन रेहान थे, इमादुद्दीन जो रेहान साहब थे, इनकी हत्या कर दी। तो इमादुद्दीन रेहान के द्वारा ही आपके दल का आपके लीडरशिप की गई थी और आपके बलबन को हाँसी भेज दिया गया था। और हाँसी से लौटने के बाद आपके बलबन ने इमादुद्दीन रेहान की क्या कर दी दोस्तों? आपकी हत्या कर दी। और 1259 ईस्वी में जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि 1259 ईस्वी में आपके बलबन ने बलबन ने आपके जो आपके मंगोलों के नेता थे, मंगोल नेता, और उस समय मंगोल के नेता थे आपके हलाकू। तो हलाकू के साथ समझौता कर लिया। समझौता कर लिया गया और पंजाब में शांति स्थापित हो गई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि 1200 आपके उसने लौटने के बाद इमादुद्दीन रेहान की हत्या कर दी। और 1259 में बलबन ने आपके जो मंगोलों के नेता थे आपके हलाकू, इनके साथ आपके समझौता कर लिया और पंजाब में शांति स्थापित कर दी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात बनती है कि 1265 ईस्वी में आपके दो आपके लेखक हैं जो इसको मानते हैं, जिसका नाम, एक का नाम है इमामी
इमामी एंड आपके जो इब्न बतूता हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इब्न बतूता आपके बतूता, और इब्न बतूता दोस्तों के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे और आपके रुहेला नामक पुस्तक की रचना की इब्न बतूता ने। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो 1265 ईस्वी में इमामी और इब्न बतूता के अनुसार आपके जो बलबन साहब हैं इन्होंने आपके नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। नासिरुद्दीन महमूद की क्या कर दी दोस्तों, की हत्या कर दी और स्वयं आपकी गद्दी पर बैठ गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात रही कि 1265 ईस्वी में इमामी और इब्न बतूता के अनुसार जो बलबन साहब हैं इन्होंने आपके नासिरुद्दीन महमूद की क्या कर दी दोस्तों, की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और अब अगली आने वाली क्लास में हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, बलबन के बारे में पढ़ेंगे, जो 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक क्या रहा दोस्तों के दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे फैक्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो में आपकी समझ में कम आया हो तो इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, सारे नोट्स बना लीजिएगा और सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बहुत ही डिटेल के साथ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और इससे पहले कि आपके पूरी 9 क्लास से पहले जो भी क्लास आपसे मिस हो गई हो उसको अवश्य ही देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आई कार्ड पर और आपके इन स्क्रीन पर सभी बार मैंने इस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर आपके प्रोवाइड कर दी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर जितने वीडियो आपने नहीं देखे पूरी वीडियो शुरू से लेकर देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैंने सोचा था कि आज मैं नासिरुद्दीन महमूद को समाप्त ही कर दूंगा, इसलिए मैंने इसको समाप्त कर दिया। वीडियो 20 मिनट का बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे वीडियो के मैंने लिंक दे दिए, सारे वीडियो फ्री हैं, आप किसी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।